जो आप गो थ्रू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको लो फील हो रहा है या आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे हैं या आपको कोई भी डिमोटिवेशन हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज़ करो कि सबके साथ सेम ही हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो पहले दिन बैठा और बिल्कुल उसको पता था कि मेरी रैंक आने वाली है। हर कोई ओवर द टाइम ही फिगर आउट करता है, तो आप सबकी जर्नी सेम ही है। बस जो गिव अप नहीं कर रहे और जो डेडिकेटेडली लगे हुए रहे हैं उनकी रैंक आ जा रही है। तो बेसिकली फंडा यही है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनी हुई है जो कोई भी आपको बता देगा। कौन नोट्स करने हैं, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, टेस्ट सीरीज लगानी है, रिवीजन करना है, उसको आप डेडिकेटेडली फॉलो कर लोगे तो आपकी रैंक आ जाएगी। कोई इसमें ये नहीं है कि आपका बैकग्राउंड मैटर करता है या आप कहाँ से वो मैटर करता है, ये कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप लगे रहोगे और डेडिकेटेडली करते रहोगे तो रैंक आ जाएगी। मेरी भी आई है, आपकी भी आ जाएगी। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by an academy. I am your host and educator. It is rightly said that success is not final and failure is not fatal. It is the courage to continue that matters or counts. Engineering Services 2024 result is being announced and today with us is All India Rank 2. किसी भी एग्जाम में स्पेशली इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर टॉप 5 में रैंक लाना हर एक एस्पिरेंट का ड्रीम होता है। जब भी कोई एस्पिरेंट अपनी इंजीनियरिंग स्टार्ट करता है वो ये सोचता है कि उसको क्लास 1 की जॉब करनी है आगे जाके। और हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 2। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्षित, थैंक यू सर, टू सिक्योर सेकंड रैंक इन दिस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन। कैसा फील होता है, मतलब जब हम टॉपर्स में अपना नाम देखते हैं, हाउ डज इट फील? मतलब अगर एक एस्पिरेंट वहाँ से आपको बैठ के देख रहा है, कैसी फीलिंग होती है वो? सर जब रिजल्ट आया था उस समय तो थोड़ा सरियल हो गया था मेरे लिए कि सेकंड मुझे एक्सपेक्टेड था कि क्या पता लास्ट में कहीं लिस्ट में नाम आ जाए, कोई लास्ट का डिपार्टमेंट मिल जाए, पर सेकंड रैंक आ जाएगी तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। और उसकी वैल्यू भी सर मुझे टाइम के साथ ही रियलाइज़ हो रही है। जो मुझे बहुत जगह से कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहे हैं और जो घर वालों को भी ट्रीटमेंट मिल रहा है सोसाइटी से, उससे मुझे रियलाइज़ हो रही है कि जो हुआ है उसकी वैल्यू क्या है। तो सर ओवर टाइम ही रियलाइज़ हो रहा है। ओके, डेफिनेटली, बिकॉज बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हमारे स्ट्रगल्स होते हैं वो नहीं दिखते हैं। यस सर, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अल्टीमेटली जो हमारा सक्सेस होता है उसी को अप्रिशिएट किया जाता है, उसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इट इज़ राइटली सेड, बाकी लोग जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, ही इज़ दी करेक्ट पर्सन टू गाइड यू कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को शेप अप करना है सो दैट नेक्स्ट ईयर आप भी यहीं पे बैठे हो। सो मूविंग फॉरवर्ड हर्षित, जो भी एस्पिरेंट्स आपको भी देख रहे हैं, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। मतलब आपका बैकग्राउंड कहाँ से है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपने अपनी स्कूलिंग करी? सर मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड को। पर मैंने स्कूलिंग अपनी जितनी है 12th स्टैंडर्ड तक वो चंपावत डिस्ट्रिक्ट लोहाघाट नाम की जगह है, वहाँ से मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करी है अपनी। मेरी मम्मी वहाँ GGIC लोहाघाट में केमिस्ट्री की लेक्चरर हैं, तो उनके साथ रहते हुए मैंने अपनी स्कूलिंग करी है। अपना 12th स्टैंडर्ड होने के बाद सर मैंने अपना ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर से किया है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है उत्तराखंड में। और उसके बाद सर 1 साल तो मेरा प्रिपरेशन का था और उसके बाद सर इस साल मेरी सेकंड रैंक आई है ES में। और सर मेरी गेट में भी मैंने अटेम्प्ट दिए थे अपने। गेट में मैंने अपना फाइनल ईयर का अटेम्प्ट में मेरी 269th रैंक थी और इस साल गेट में मेरी 13th रैंक। ओके, तो ये आपका पहला अटेम्प्ट है इंजीनियरिंग सर्विसेज का? यस सर, ES का इंजीनियरिंग सर्विसेज का पहला अटेम्प्ट। ओके, तो कॉलेज में कैसे आपको मतलब ये मोटिवेशन आया कि नहीं मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ना है? मतलब ये चीज़ कहाँ से आपके माइंड में आई, कहाँ से फीड हुई है? सर एक्चुअली जब हम सेकेंड ईयर हमारा एंड हो रहा था उस समय हमारे एक सीनियर थे जिनका उस समय गेट में एक्चुअली रैंक आया हुआ था, 259th रैंक आया हुआ था। तो उनको उसके बाद IOCL में उनका सिलेक्शन हुआ था, तो उनको देख के हम बहुत इंस्पायर हुए थे कि अगर इन्होंने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर के लोग या मे बी IITNC करेंगे। तो उनको देख के हम बहुत इंस्पायर हुए थे। और उसके बाद सर मैंने पढ़ना एक्चुअली स्टार्ट किया था गेट के लिए, पर मैं जिस तरह से पढ़ रहा था मुझे पता नहीं था, पर मेरी तैयारी ES की भी हो रही थी क्योंकि मैं गेट को टारगेट लेके चल रहा था। पर मुझे इतनी समझ नहीं थी उस समय कि ये गेट के लिए इंपॉर्टेंट है या ये ES के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा था तो मेरी ES की भी पैरेलली तैयारी हो रही थी। तो ES फिर डेडिकेटेडली ES में लास्ट में 1 साल में ही मैंने प्रिपेयर किया है। उससे पहले मैं बस सब्जेक्ट पढ़ रहा था और मेरी तैयारी दोनों चीज़ों की हो रही थी। ओके, अच्छा, आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया। आपसे पहले मैं चर्चा कर रहा था ऑल इंडिया रैंक 1 से, वो IIT के पास आउट हैं।
आपने बोला कि आपने पंतनगर से अपनी ग्रेजुएशन करी है, Yes. सो यू विल बी राइट कैंडिडेट टू टेल कि इज इट रियली मैंडेटरी कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट क्रैक करने के लिए आईआईटी से ही ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, या एक नॉर्मल कॉलेज से भी हम अगर इंजीनियरिंग करते हैं तो वी कैन क्रैक दिस एग्जाम? सर एक जो ये तो क्लियर है कि आईआईटी से होना ज़रूरी नहीं है, जो मैंने बिल्कुल, किया है, बहुत लोगों ने डेफिनेटली किया है। बहुत कम परसेंटेज होता है। पर सर आईआईटी से होने का एक एडवांटेज जो मुझे लगता है कि अगर किसी ने आईआईटी क्रैक किया है तो उसने अपने 11th-12th में अच्छी प्रिपरेशन करी हुई है और उसको डेडिकेटेडली पढ़ना आता है। और बस मेरे हिसाब से यही एडवांटेज है कि उसने जो तुम आगे सीखोगे डेडिकेटेडली पढ़ना, उसने पहले सीखा हुआ है, तो उसके Okay. पास एक टाइम एडवांटेज है बस। बाकी नॉलेज वाइज तो सर जितना मैंने लोगों से बात करी, इतना कुछ बहुत अच्छी पढ़ाई तो कहीं भी नहीं हो कहीं रही भी है। नहीं होती है। सब जगह पढ़ना खुद ही पड़ता है। आईआईटीएंस इवन आईआईटी दिल्ली के भी लोगों से मैं मिला, तो बिल्कुल। उन्होंने भी ये बोला कि पढ़ना तो हमें खुद ही पड़ा। बस एक एडेड एडवांटेज था कि उनकी मैथ्स तो थोड़ी स्ट्रांग हो चुकी थी उस टाइम पे, Okay. जो कि हम ओवर टाइम कोई भी सीख सकता है सर, सीख इतना सकता कोई है। रॉकेट साइंस नहीं है वो। बिल्कुल, मतलब एक बेसिक एप्टीट्यूड तो सबका सेम ही रहता है, यस सर, इसके बाद काउंट करता है आपका हार्ड वर्क, यस सर, कि मतलब आप कितने डेडिकेटेडली प्रिपेयर करते हो अपने एग्जाम के लिए। यस सर। और वो बस हार्ड वर्क करना थोड़ा जल्दी सीख गए होते लाइफ में। बिल्कुल, क्योंकि वो उसी फेस को क्रॉस करके ही आईआईटी में आए होते हाँ हैं। सर, ये एडवांटेज है। बिल्कुल, तो अगर आप भी किसी नॉर्मल कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो उसको ब्लॉकर नहीं बनाना है, मतलब ये Yes, एक sir. एक्सक्यूज नहीं लेके चलना है कि यार मैंने आईआईटी से ग्रेजुएशन नहीं करी तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। यस सर। ओके, अच्छा मूविंग फॉरवर्ड, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाकी एस्पिरेंट्स को भी फॉलो करनी चाहिए टू गेट अ गुड रैंक लाइक यू? सर मेरी तो रैंक का मुझे रीज़न लगता है कि सबसे दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला कि मैंने अर्ली स्टार्ट किया था बहुत ज़्यादा, मैंने थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में स्टार्ट कर लिया था, तो मेरे ऊपर लोड नहीं पड़ा था। और दूसरी जो चीज़ थी कि मैंने कभी सब्जेक्ट को बाइफरकेट नहीं किया पढ़ते समय, बिल्कुल, कॉन्सेप्ट सीखते समय नहीं करा। डेडिकेटेडली जब मुझे पेपर देना है उससे पहले मैंने बाइफरकेट कर लिया कि क्या गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ईएस के लिए इंपॉर्टेंट है। पर जब मैं कॉन्सेप्ट सीख रहा था तब मैंने बिल्कुल, मुझे ये समझ नहीं थी कि ये पढ़ूंगा तो ये गेट में आएगा या ये पढ़ूंगा तो ये ईएस में आएगा। बिल्कुल। कॉन्सेप्ट सीखते समय मैंने सारे कॉन्सेप्ट सीखे, तो मुझे लगता है ये दो चीज़ें मेरे लिए बहुत एडवांटेजेस रही। ओके, सो आपके हिसाब से थर्ड ईयर इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन? सर यस, कोई और जल्दी कर सकता है, बहुत जल्दी सीरियस हो जाए तो इवन बेटर है। पर ओके, कॉलेज लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए अगर कोई करे तो थर्ड ईयर मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने के लिए। ओके, मतलब इसमें आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन का, रिवीजन का, टेस्ट सीरीज का, यस सर, या अगर आपको एक और चांस देना है तो आप वो भी दे सकते हैं इसके अंदर। यस सर, यस सर। ओके, तो अगर हम लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आगे फिर प्रेशर बढ़ जाता है और अपॉर्चुनिटीज कम होती जाती है बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सर इससे Okay. एक चीज़ ये भी होती है, जैसे मैंने थर्ड ईयर में स्टार्ट करा तो मेरे पास टाइम था कि मैं जो एप्टीट्यूड स्किल्स या मैथमेटिक्स बिल्कुल। वगैरह पहले मैंने नहीं करी थी 11th-12th के टाइम में उतना डेडिकेटेडली, तो मेरे पास टाइम था कि मैं उस पर भी इन्वेस्ट कर सकूँ। बिल्कुल, तो अगर कोई ऐसा है जो पहले से इतनी अच्छी प्रिपरेशन या इतने डेडिकेटेडली पढ़ना उसको नहीं आता है, तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अर्ली स्टार्ट करे और पहले ये बेसिक चीज़ें जो हैं जो किसी भी Okay. एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए होती हैं, वो उन पे काम कर सकता है अगर वो जल्दी स्टार्ट करे। बिल्कुल, बिल्कुल, वही मैंने कहा कि अगर हम बाद में स्टार्ट करते तो प्रेशर इतना होता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं उसको मिस कर जाते हैं, यस हम सीधा अपने मेन कंटेंट के ऊपर स्विच कर जाते हैं। यस अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग सर्विसेज की, इसको डिकोड करने की कोशिश करें, 3 फेज में हमारा एग्जाम होता है, प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है। पहले फेज को उठाएं, प्रीलिम्स को। अकॉर्डिंग टू यू, जो लोग अभी तैयारी करना स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, उनको इस फेज को कैसे लेना चाहिए, मतलब हाउ दे शुड अप्रोच अबाउट दिस पर्टिकुलर फेज? सर प्रीलिम्स मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपकी रैंक डिसाइड करता है। सिलेक्शन बिल्कुल। आपका मेंस करवाता है, पर बिल्कुल। रैंक आपकी प्रीलिम्स डिसाइड करता है। अगर आप प्रीलिम्स में कट ऑफ से काफ़ी ऊपर स्कोर कर लेते हैं, लेट्स से 70-80 मार्क्स ऊपर स्कोर कर लेते हैं, तो आपकी बिल्कुल। रैंक काइंड ऑफ कंफर्म हो जाती है। गिवन कि आप मेंस में एवरेज भी स्कोर कर लें, बिल्कुल, तो प्रीलिम्स को स्कोर करने के लिए सर मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली है कि आप कवरेज अपनी मैक्सिमाइज करें, जो बहुत सिलेबस की कवरेज मैक्सिमाइज करें। अगर हम देखें सर प्रीलिम्स के बारे में, तो उसमें ये है कि वो गेट के कंपैरेटिवली डेप्थ कम रिक्वायर करता है, पर कवरेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर करता है। और कवरेज के लिए सर जो छोटे सब्जेक्ट्स यूजुअली लोग इग्नोर कर देते हैं, जैसे बीएमसी में बहुत सारा पार्ट है कंक्रीट के आगे का, फॉर एग्जांपल टिम्बर है, स्टोन है, बहुत सारी चीज़ें, पेंट्स आते हैं। और सर इस बार तो मेंस में भी उनसे क्वेश्चन आए हुए हैं इनफैक्ट। बिल्कुल। और ऐसे सब्जेक्ट जैसे टनलिंग है, डॉक एंड हार्बर है, जीआईएस जीपीएस है, फील्ड एस्ट्रोनॉमी है। तो जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो लोग यूजुअली कवर नहीं करते हैं, अगर हम उनको करके जाते हैं और क्वेश्चन कराए भी नहीं जाते हैं, कराए भी नहीं अगर हम जाते, बच्चों के सही पॉइंट बात ऑफ व्यू से देखें कि कवर वो इसलिए नहीं करते क्योंकि कराए नहीं कराए नहीं जाते।
हाँ सर, तो ये खुद एनालाइज करना पड़ता है कि ये सिलेबस में है और मुझे नहीं कराया जा रहा है। तो अगर मैं करके जाऊंगा तो एडेड एडवांटेज है, कुछ इजी सी चीज़ आ गई तो मैं सॉल्व कर लूंगा। बिल्कुल। अगर ये सब करके मेरे 10 मार्क्स 15 मार्क्स भी बढ़ गए तो 10-15 मार्क्स से तो रैंक एज बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाती बिल्कुल, है। और इनफैक्ट अभी इस साल तो एक एक का ही नंबर फर्क- से रही है रैंक सर, बिल्कुल। 0.4 से रही है टू बी प्रिसाइज। अच्छा 0.4 मार्क्स 0.4 से रही है, वो राउंड ऑफ होके 1 बन गया है। ओके, तो रैंक 1 मार्क्स की इंपॉर्टेंस यही है कि कि आप कहाँ से रैंक 1 से रैंक 1 रैंक से 2 2 आ जाते हैं सर, ये बिल्कुल। होता है। और सर एक अलग चीज़ होती है प्रीलिम्स में कि हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, बिल्कुल हाँ। तो उसकी प्रैक्टिस करना भी इम्पॉर्टेंट है। उसकी प्रैक्टिस के लिए सर जो मैंने किया था, मैंने शीट बना ली थी। उसमें मैंने एक तरफ जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, हर कोई बताता है कि एक तरफ लॉग की वैल्यूज़, अंडर रूट की वैल्यूज़ वगैरह बेसिक चीज़ें सीख ली थी। उसके बाद उनको अपने प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट किया था। उसके अलावा सर मैंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक शीट्स भी बना ली थी। फॉर एग्जांपल आरसीसी में जैसे 0.45 एफसीके है, तो एफसीके अगर हम देखेंगे पैटर्न यूजुअली 30 ही यूज़ हो रहा होता है। 30 यूज हो रहा तो मैंने 0.45 इंटू 30 की वैल्यू पहले ही याद कर ली। पहले याद कर लीजिए। सिमिलरली 0.87 एफवाई में एफवाई 415 यूज़र होता है, तो उसकी वैल्यू भी पहले ही याद कर ली थी। ऐसे मैंने बहुत मतलब सब्जेक्ट वाइज कहाँ पर मैं शॉर्टन कर सकता हूँ चीज़ों को, ओके, वो एनालिसिस करके बना लिया था प्रीलिम्स में ज़्यादा स्कोर करने के लिए। और सर प्रीलिम्स में एक जो पार्ट सबका वीक ही रहता है शायद, वो जीएस होता है। जीएस होता है बिल्कुल। तो सर जीएस के लिए जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि सर मैंने सबसे पहले तो सब्जेक्ट कवर कर लिए थे अच्छे से। मैंने नोट्स उठाए थे और मैंने नोट्स की रीडिंग करी थी। 5-6 टाइम्स मैंने उनको रीड कर लिया था, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी जिससे मेरी। उसके बाद सर मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी। टेस्ट सीरीज़ में मैंने सर एनालिसिस किया था कि किन सब्जेक्ट्स में मैं गेस वर्क कर सकता हूँ। ओके, जैसे मैंने एथिक्स में 10 अटेम्प्ट लिए, उसमें मेरे 7-8 सही हो गए। सिमिलरली मैंने आईसीटी में लिए, मेरे 2 ही सही हो गए। तो मुझे क्लियर हो गया कि मेन पेपर में मैं एथिक्स में गेम जाऊंगा खेल सकता हूँ, बिल्कुल। आईसीटी में मुझे दूर रहना है। अगर मुझे नहीं आते हैं तो अटेम्प्ट नहीं लूँगा, पर एथिक्स में अगर मुझे नहीं आते मैं फिर भी चांस ले सकता हूँ अपना अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए। ऐसे मैंने हर सब्जेक्ट की एनालिसिस कर ली थी कि इसमें मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए। पढ़ के तो सब जाना है, अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए ये बात हो रही है कि अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए मैं ये सब कर सकता हूँ। तो सर ये सब एनालिसिस करने के बाद जब मैं टेस्ट लिख रहा था अपने फुल लेंथ, तो मेरे टेस्ट में ऑन एन एवरेज 110 मार्क्स आ जा रहे थे। ओके, तो मैंने सोच लिया था कि ये 110 में मैं अगर मार्जिन भी लेता हूँ कि मेन पेपर टफ आ गया या वहाँ परफॉर्मेंस प्रेशर में नहीं हो पाया इतने क्वेश्चन सही या कुछ भी होता है, तो मार्जिन लेके मैंने 30 मार्क्स कम कर लिए थे कि अगर मैं 75-80 भी स्कोर कर लेता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। ओके, और मेन पेपर में भी मेरे 97 मार्क्स आ गए, जो कि बहुत इस बार के हिसाब से बहुत सही मार्क्स हैं। तो इस स्ट्रैटेजी से मैंने जीएस को टैकल किया था। तो सर प्रीलिम्स के लिए ये 2 पार्ट थे मेरी स्ट्रैटेजी के। ओके। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें मैं और आपसे पूछूंगा कि हमारी ये जो प्री की तैयारी होती है, ये गेट के साथ कितनी ओवरलैप कर जाती है? मतलब प्री को प्रिपेयर करते करते क्या हम गेट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं? सर गेट के लिए सिलेबस कॉन्सेप्चुअल कवरेज तो हो जाती है डेफिनेटली। अगर आप प्रीलिम्स प्रिपेयर करोगे कॉन्सेप्चुअली आपने गेट में सब कुछ पढ़ा होगा, पर सर गेट में जो डिफरेंस आ जाता है वो है कि आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और बढ़ानी पड़ती है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ती है, थोड़ा ट्रिकी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ओके, तो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करके गेट लिखेंगे तो आपको कॉन्सेप्चुअली तो आता होगा, पर आप गिवन टाइम फ्रेम जो 3 घंटे हैं उसमें शायद आंसर तक नहीं निकाल पाओ, आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो उसके लिए जो करना होता है कि आपको गेट के लिए स्पेसिफिकली टेस्ट सीरीज आप अगर दे दोगे, ठीक ठाक अमाउंट ऑफ टेस्ट दे दोगे, तो वो आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी कि आप गिवन टाइम फ्रेम में उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके आंसर तक पहुंच पा रहे हो। ओके, तो अगर आप इतना कर लोगे तो आपका शायद गेट भी अच्छा हो जाएगा, अगर आप बस प्रीलिम्स की तैयारी करके सिर्फ गेट की टेस्ट सीरीज भी कर लोगे, गिवन कि आपने पीवाईक्यू करे हुए हैं गेट के। अच्छा, मतलब प्रिपरेशन हम कॉमन लेके जाएं, लास्ट में हम टेस्ट सीरीज में बाइफर्केशन कर सकते हैं। यस सर, कॉन्सेप्चुअली सेम है सर सब। ओके। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो हाईलाइट किया आपने वो था जीएस। ये सबका वीक पॉइंट होता है। काफ़ी सारे इंजीनियर्स डरते हैं इस चीज़ से, क्योंकि यार टेक्निकल तो हम पढ़ते आ रहे हैं कॉलेज में, जीएस के लिए ना हमें इतना कंटेंट मिलता है और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, क्योंकि डायनामिक चीज़ें होती हैं इसके अंदर। इसको आपने कैसे डील किया? सर जीएस के लिए जो बात थी कि पहली चीज़ तो मुझे क्लियर था कि अगर मैं जीएस प्रिपेयर नहीं करूँगा तो रैंक नहीं आएगी। बिल्कुल, वही रैंक ब्रेकर है, रैंक ब्रेकर है वो, तो प्रिपेयर तो उसको करना ही था। तो उसके बाद मैंने उसको बाइफर्केट कर लिया था कि क्या चीज़ें प्रिपेयर हो सकती हैं और क्या चीज़ें प्रिपेयर नहीं हो सकती हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे इन्वायरमेंट वगैरह के, तो उसमें चीज़ें 50% ऑफ चीज़ें तो स्टैटिक हैं, पर 50% ऑफ चीज़ें जो आ रही हैं वो करंट अफेयर से उठा के आती हैं। तो उसको मुझे पता था कि मैं इसको 50% ही प्रिपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स में मैंने अपना प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अक्टूबर के अराउंड स्टार्ट करी थी। और फेब में पेपर था, तो इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरे 1 साल पहले के करंट अफेयर्स, और इतना रिटर्न भी नहीं आता, मतलब क्योंकि डायनामिक चीज़ें होती हैं, आप मतलब कोई लिमिटेशन ही नहीं है उन चीज़ों की।
यस सर, करंट अफेयर्स पे एफर्ट डालने का मेरे हिसाब से तभी रिजल्ट मिलेगा अगर आप रेगुलरली सच में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। लास्ट मोमेंट पे पढ़ के करंट अफेयर्स शायद प्रिपेयर ऐसे नहीं किए जा सकते हैं। ओके। तो सर पहले मैंने बाइफरकेट कर लिया था कि क्या चीज़ कितनी प्रिपेयर की जा सकती है, किसके नोट्स अवेलेबल हैं, किसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उस हिसाब से। उसके बाद मैंने अपनी कैपेबिलिटी गेज कर ली थी, इस सब्जेक्ट में मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मटेरियल साइंस है, उसको मैंने 2 बार पढ़ा और मुझे समझ आ गया कि इसको इसमें स्कोर करने के लिए मुझे ये सुपरफिशियल नॉलेज से नहीं होगा, उसमें मुझे ना Okay. डीप जाना पड़ेगा। जो एक्चुअली जो प्रोसेस हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं, वो सब कुछ समझना पड़ेगा, तभी मैं इसमें स्कोर कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने मटेरियल साइंस को भी साइडलाइन कर दिया था कि Okay. अब मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। तो ऐसे मैंने हर सब्जेक्ट की एनालिसिस कर ली थी, कितना मैं पढ़ सकता हूँ, कितना इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। और उस एनालिसिस के बाद मैंने एक प्लान बना लिया था प्रॉपर कि इसमें इतना टाइम देना है, इसमें इतने टेस्ट लगाने हैं, इसके इतने क्वेश्चन करने हैं। Okay. और उसके बाद फिर मैंने बस उसको अप्लाई किया था सर टेस्ट सीरीज में। मतलब आपको खुद ही स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी Yes. एज पर योर अंडरस्टैंडिंग लेवल और कैपेबिलिटी, यस सर। क्योंकि सबका लेवल अलग अलग होता है। कईयों को मतलब करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छी लगती है तो वो प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। यस सर, यस। बिल्कुल। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड टू फेज 2 जो हमारा दूसरा फेज है, मेंस फेज। अगेन जैसे आपने बताया कि रैंक तो हमारी प्री में बन जाती है, सिलेक्शन हमारा मेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसको कैसे एक एस्पिरेंट तैयार करें, मतलब ये कैसे डिफरेंशिएट होता है हमारी प्री की तैयारी से? सर मेंस के लिए जो मुझे लगा, मेरे लिए वर्क किया कि मैंने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे, बिना ये डिवाइड करे कि ये गेट के लिए इंपॉर्टेंट है या ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैं गेट की प्रैक्टिस कर रहा था अपनी, तब मैंने नॉलेज लेवल भी काफ़ी डीप, बहुत इन डेप्थ जाना पड़ता है जिन क्वेश्चंस में, वैसे क्वेश्चंस भी करे हुए थे। तो अब ये था कि अगर मेंस में कोई नया क्वेश्चन आता है तो मैं उसको अप्रोच तो कर सकता था। जब मैंने अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट करी थी उस समय। उसके बाद सर मेंस में मैंने फिर वही एनालिसिस करी थी कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। फॉर एग्जांपल थ्योरी पूछी जा रही है बहुत सारी, डेरिवेशंस पूछे जा रहे हैं, और जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन है वो पूछे जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हर साल कुछ नए क्वेश्चन आते हैं जो मेरे हिसाब से उनसे रैंक आपकी उतनी इफेक्ट नहीं होती है अगर आप स्टैटिक चीज़ें भी प्रिपेयर करके ले जाएं। तो सर मैंने उसके बाद अपना प्रिपरेशन में वही इंक्लूड किया था कि मैं थ्योरी प्रिपेयर कर लेता हूँ और मैं डेरिवेशंस प्रिपेयर कर लेता हूँ, और जो स्टैटिक डिज़ाइंस वगैरह हर साल आ रहे हैं या स्टैटिक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट की एनालिसिस है क्वेश्चन, ट्रस्ट का डिफ्लेक्शन है क्वेश्चन, या सॉम में कोई डिफ्लेक्शन निकालने की मेथड्स हैं, ऐसी स्टैटिक चीज़ें प्रिपेयर कर लेता हूँ। और कोई डायनेमिक चीज़ जो आज तक नहीं पूछी गई है, फॉर एग्जांपल प्लेट गर्डर का किसी स्टिफनर का डिज़ाइन आ गया, तो ऐसी चीज़ें मैं नहीं प्रिपेयर कर पाया था अपने टाइम पे, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था थोड़ा, मैंने 3 मंथ्स में ही मेंस प्रिपेयर किया था। तो सर ऐसी चीज़ें मैंने फिर छोड़ दी थी अपने मेंस प्रिपरेशन के लिए। पर जितना मैंने प्रिपेयर किया था उसमें मैंने ईएस के पीवाईक्यू 2 बार कर लिए थे, और उसके अलावा मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ भी पूरी सॉल्व कर ली थी। अच्छा, मेंस की 2 टेस्ट सीरीज़ मैंने पूरी सॉल्व कर ली थी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की। तो सर इतने से मेरा मेंस में, जब मैं फाइनल अपने लास्ट के फुल लेंथ टेस्ट लिख रहा था, उनमें मेरी अराउंड टॉप 5 टॉप 10 में रैंक रह रही थी। ओके। तो सर इतने से मेरे हिसाब से मेंस मेरा हो गया था। और फाइनल अभी मेंस के मार्क्स आ गए हैं, उसमें भी मेरे सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं सिविल में। तो सर इतना करके मेंस हो जाता है, मतलब इसमें कोई इशू नहीं है। अगर बस इस बार थोड़ा है कि प्री और मेंस में गैप थोड़ा कम है, तो ये प्रिपरेशन हमें अभी से ही करनी पड़ेगी। यस सर, इस बार प्री और मेंस में 2 ही महीने का गैप है, जिसमें भी 1 महीने तो इंसान वैसे भी नहीं पढ़ेगा क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आया था। तो 1 महीने में तो मेंस प्रिपेयर करना थोड़ा टफ हो जाएगा, बिल्कुल इम्पॉसिबल ही हो जाएगा काइंड ऑफ, अगर किसी ने पहले नहीं किया हुआ है तो ये मैसेज है उन सबके लिए जो इस साल इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है उन्हें। यस सर, इस बार का जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप प्रीलिम्स से 1.5-2 महीने पहले तक अपना मेंस प्रिपेयर कर लें। बिल्कुल। उसके बाद लास्ट में बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए पढ़े अराउंड बिल्कुल 1.5-2 महीने, और उसके बाद जब प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद आप फिर से मेंस पे आएँ, और जो ऐसा पार्ट है जो आप भूल चुके होंगे, फॉर एग्जांपल थ्योरी आप भूल चुके होंगे 2-3 महीने में, तो थ्योरी रिवाइज कर लें, टेस्ट लगा लें, और पीवाईक्यू में भी एक बार और कर लें। इतने से मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। और टाइम भी नहीं है। हाँ, टाइम ही नहीं है, 1 महीने का ही टाइम बचेगा उसके अंदर। यस सर, बिल्कुल। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फेज, इंटरव्यू फेज। इसमें इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको बहुत डर लगता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। अभी तक तो हम एग्जाम लिख रहे होते हैं, अब फेस करना है हमें पूरे बोर्ड को, और 4-5 लोग होते हैं जिनको आपको फेस करना होता है। इस फेज के लिए एस्पिरेंट अपने आप को कैसे प्रिपेयर करे? सर इंटरव्यू के लिए जो मैंने किया था, मैंने टेक्निकल अपना प्री और मेंस में जो पढ़ा हुआ था वही मैंने अपना इंटरव्यू के लिए भी पढ़ा। कुछ एडेड टॉपिक्स थे, जैसे मैंने ब्रिज इंजीनियरिंग टॉपिक, मुझे एक मेरे सीनियर ने बताया था कि बीइंग फ्रॉम उत्तराखंड ब्रिज इंजीनियरिंग तुमसे पूछा जाएगा। तो मैंने ब्रिज इंजीनियरिंग एनपीटीईएल में लेक्चर्स कर लिए थे, आईआईटी धनबाद की प्रोफेसर हैं, उनके लेक्चर्स कर लिए थे, पूरा सब्जेक्ट ब्रिज इंजीनियरिंग का मैंने पूरा पढ़ लिया था उनसे। और सिमिलरली मैंने देख लिया था कि क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं प्रीवियस ईयर में,
तो प्रीवियस ईयर हमें ट्रांसक्रिप्ट मिल जाते हैं टेलीग्राम पे, ग्रुप बने हुए हैं। तो उन ट्रांसक्रिप्ट से मैंने देख लिया था कि क्या चीज़ें फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही हैं। जैसे मिक्स डिज़ाइन एक टॉपिक है जो बहुत फ्रीक्वेंट आता है, वो तो खैर हम वैसे भी पढ़ते हैं। फिर भी मैंने उसको एक अलग से कोड से ही प्रिपेयर कर लिया था IAS से। और सर ऐसे टॉपिक्स मैंने टेक्निकल प्रिपेयर कर लिए थे। उसके बाद सर मैंने मॉक्स लगाए थे। इस बार मैंने मेन इंटरव्यू से पहले 6 मॉक दिए थे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में दिल्ली में। ओके। और सर मॉक्स में मुझे बहुत जो फीडबैक मिलता है उसके थ्रू भी मैंने काफ़ी प्रिपेयर किया था। मुझे काफ़ी फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिला था लोगों से, पैनल से वहाँ, जो मैंने इम्प्लीमेंट किया था आगे चल के। और सर मेनली यही प्रिपरेशन थी सर, मॉक्स प्लस जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स। जितना ज़्यादा हो सके मॉक्स हम लेके जाएं, ताकि एक वो फेयर भी होता है कि यार स्टेज फेयर होता है कि मैं कैसे फेस करूंगा, बोर्ड का फेयर होता है, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होता है, छोटी छोटी चीज़ें मिस कर जाते हैं कि एंटर कैसे करना है रूम में, बिना परमिशन लिए बैठ जाते हैं हम चेयर पे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ब्रशअप हो जाती हैं, आयरन अप हो जाती है जब हम मॉक्स दे देते हैं। और सर मॉक्स में जो पैनल होता है उसमें कई बार जो इंस्टीट्यूट पैनल लगाते हैं, बैठाते हैं, उनमें काफ़ी एक्सपीरियंस पीपल होते हैं जो रिटायर्ड IAS या इंजीनियरिंग सर्विस में ही बहुत, या इनफैक्ट बोर्ड के ही होते हैं जिन्होंने पहले लिया होता है इंटरव्यू। तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। वो आपको काइंड ऑफ वो एक तरह का बिल्कुल मिरर हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि जो यहाँ हो रहा है उससे सिमिलर ही वहाँ भी होने वाला है। एग्जैक्टली कोई नेट प्रैक्टिस हो जाती है एक तरह से। एग्जैक्टली। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड की जब हम तैयारी कर रहे होते हैं इस लेवल पे आके, जिसमें टाइम बहुत लगता है, काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। मतलब हम, आपने कहा 3rd ईयर से प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे आपको प्रिपरेशन के दौरान, और वो चैलेंजेस कॉमन होते हैं, बाकी एस्पिरेंट्स को भी वो चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। आपके सामने कोई ऐसा चैलेंज आया और कैसे आपने उसको ओवरकम किया? सर मेनली जो चैलेंज था वो टाइम मैनेजमेंट का ही होता था, क्योंकि बीइंग कॉलेज में प्रिपेयर करते समय अराउंड बहुत सारे लोग बहुत सारे इवेंट्स में जा रहे होते थे, स्पोर्ट्स खेल रहे होते थे, वगैरह वगैरह घूम रहे होते थे। तो एक चीज़ वो होती थी कि खुद को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता था चीज़ों से। एक तो ये चैलेंज होता था, जिसका सर ओवरकम करने का सिंपल सा था कि मुझे अपना रीज़न क्लियर था कि प्राइवेट जॉब में मुझे नहीं जाना है, सरकारी में ही जाना है। सरकारी के 2 ही ऑप्शन थे मेरे पास, गेट या ES। स्टेट ही सर हमारा 9 साल में एक बार आता है, तो उसका मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो आएगा। तो गेट और ES के लिए वही था। मैंने देख लिया था कि प्रिपरेशन किस लेवल का चाहिए, किस लेवल, कितने साल से लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैंने अपना एम क्लियर करके तभी से मैं पढ़ रहा था बिना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए। थोड़ा तो ऑब्वियसली हुआ ही हूँ। और सर उसके बाद एक दूसरा मेरा जो चैलेंज आया था, जब मेरा फाइनल ईयर पूरा हो गया था, 2 साल 3rd ईयर फाइनल ईयर के बाद मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, एक कि मैं घर पे रह के पढ़ूँ या दूसरा मैं दिल्ली आके ऑफलाइन तैयारी करूँ। तो उस समय एक ये बैरियर था, मैं कभी उत्तराखंड से बाहर उससे पहले गया नहीं था। और वहाँ से सीधा दिल्ली आना, अकेले रहना, और बिल्कुल एयर पॉल्यूशन जो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है दिल्ली में, वो भी एक फैक्टर था जिसमें मेरे घर वालों ने भी कहा था कि घर पे रह के पढ़ ले। बीइंग फ्रॉम उत्तराखंड घर पे रह के पढ़ ले, मौसम साफ रहेगा, घर पे रहेगा। पर उसका ये था, मुझे क्लियर था कि अगर मैं घर पे रह के पढ़ता हूँ तो थोड़ा मुझे घर वालों के हिसाब से रहना पड़ेगा। अगर मुझे घर वाले कहेंगे कि रात को इतनी देर तक मत उठ, तो मुझे नहीं उठना पड़ेगा। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा था कि मैं दिल्ली चले जाता हूँ, अपने हिसाब से पढ़ूंगा। तो एक वो बहुत चैलेंजिंग मोमेंट था कि मैं उत्तराखंड छोड़ के जब दिल्ली आया, तो 1 महीना तो अराउंड यहाँ सेटल होने में ही लग जाता है, बिल्कुल प्रिपेयर करने से पहले। तो एक सर वो बहुत चैलेंजिंग मोमेंट था। और उसका भी यही था कि मुझे क्लियर था कि अगर बाय द वे मैं नहीं निकाल पाया 1 साल घर पे रह के, अगले साल तो फिर मैंने दिल्ली ही जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि यार कहीं तो कमी रह रही है, अब वो ये वहीं जाके पता चलेगी कहाँ रह रही है। तो मैंने सोचा था पहले ही चले जाता हूँ। तो इसलिए मैं पहले ही उस समय अपना घर से दिल्ली आ गया था। तो सर ये 2 मेजर चैलेंजिंग मोमेंट्स हैं। और सर दिल्ली में उसके बाद फिर वही होते हैं चैलेंजिंग मोमेंट्स, खाना तो ऐसा ही रहता है, और मौसम भी ऐसा रहता है। आप जब 3rd ईयर में प्रिपेयर कर रहे थे तो आप ऑनलाइन कर रहे थे? हाँ सर, मैंने 3rd ईयर फाइनल ईयर अपना ऑनलाइन प्रिपेयर किया था, जिसमें मेरी गेट में उस समय 269 रैंक आ गई थी। तो मतलब मेजरली मैंने कॉन्सेप्चुअली चीज़ें सीख ली थी। फिर दिल्ली आके सर मैंने कुछ माइनर टॉपिक्स वगैरह प्रिपेयर किए थे, और टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने अपनी, और मेंस की प्रिपरेशन वो मैंने दिल्ली में करी थी। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी दिल्ली में ही करी। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, जब आप अपनी तैयारी कर रहे थे, क्या आप कोई टारगेट सेट करते थे कि नहीं यार मेरे को आज इतना पढ़ लेना है, इतने क्वेश्चंस लगा लेने हैं? वीकली कोई टारगेट होता था आपका? कैसे आप इसको मैनेज करते थे? सर हाँ, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था सर, कि मैंने अपना टाइम टेबल बहुत अच्छे से बनाया हुआ था। मैं सबसे पहले जैसे भी मुझे कोई एग्ज़ाम अप्रोच करना होता था, मैं अपना टाइम कितना है ये सबसे पहले देखता था। उसके बाद उस टाइम के हिसाब से मैं देखता था कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ, गिवन कि मैं दिन में 12 घंटे बैठ जाऊँ। पर वो 12 घंटे सिर्फ बैठने के होते हैं, इफेक्टिव आपके 7-8 घंटे लगते हैं, निकलते हैं अगर आप 12 घंटे बैठ जाओगे
तो इस हिसाब से मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया था कि मुझे इतना टाइम है और इतने सब्जेक्ट्स करने हैं, तो इतनी फ्रीक्वेंसी में मुझे एक बार इतना सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। उसके अलावा सर मैं अपने मैंने अपना लॉन्ग टर्म टारगेट्स बनाए हुए थे। अब उन लॉन्ग टर्म को अचीव करने के लिए मैंने उनको ब्रेक डाउन करके शॉर्टर टारगेट्स बनाए हुए थे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे सॉइल इस वीक में सारे पीवाईक्यू के साथ ईएस के पीवाईक्यू भी करने हैं, रिवीजन मुझे सॉइल के साथ पैरेलली इन्वायरो का भी करना है। इस हिसाब से मैंने अपने माइनर टॉपिक्स भी बना लिए थे, माइनर टारगेट्स। उसके बाद सर मैं एक चीज़ करता था कि मैं अगर जैसे कल का जो प्लान है मैं आज रात को बना लेता था सोने से पहले, ताकि सुबह उठते ही मेरा माइंड ब्लैंक ना हो, ये ना हो कि अब क्या करना है, चलो देखते हैं, होता रहेगा, ये सब ना हो। उसके लिए मैं एक रात पहले ही लिख लेता था कि मुझे कल ये चीज़ें करनी है, तो वो उठते ही माइंड बैक ऑफ द माइंड रहता था कि आज का प्लान सेट है, हमें बस करते जानी है चीज़ें। और सर अगर हम इस अप्रोच से चलते हैं, अगर हम बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में चलते हैं, तो सर वो एक प्रोसेस जैसी लगती है, जो डेवलप हो जाता है पूरा। स्ट्रगल जैसा लगता नहीं है सर। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने बहुत मेहनत करी होगी, स्ट्रगल किया होगा, मुझे लगता है कि मैंने तो बस शेड्यूल फॉलो किया। ऐसा कुछ बहुत एक्सेप्शनल मेहनत या वो सब तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि मैंने किया। मैंने बस एक शेड्यूल बनाया हुआ था, उसको मैंने फॉलो किया, मेरी रैंक आ गई, इतना से। अच्छा, जब आप शेड्यूल बनाते थे, मोस्टली ऐसा होता है कि हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते। yes, कुछ डेविएशंस जरूर आते हैं। yes, तो जब वो डेविएशंस आते थे तो उसको कैसे आप हैंडल करते थे? सर उसका भी मैंने ये देख लिया था लोगों से सीख के कि कुछ डेविएशंस तो आएंगे, तो मैं बफर टाइम रखे रहता था। फॉर एग्जांपल मेरे पास 9 मंथ्स हैं, तो मैं प्लान बनाता था कि मेरा 8 महीने में पूरा होगा। 1 महीना में पूरा बफर रखता था कि जो बचा होगा पूरे साल का मैं उस लास्ट 1 महीने में करूँगा। ऐसे ही मैं अपने शॉर्टर टारगेट्स में भी बफर बनाता था। मुझे सॉइल 1 वीक में करनी है तो मैं संडे तक नहीं करूँगा, मैं सैटरडे तक करूँगा। संडे उसके लिए रखा हुआ है। एक दिन बफर है, एक दिन पूरा बफर है कि कुछ रह गया बाय द वे, कुछ बैकलॉग चल रहा है तो उसको उस दिन रखेंगे। ऐसे ही मैं डेली में भी बफर रखता था। अगर मुझे 8 बजे तक कंप्लीट करनी है, एक्चुअली में 8 करनी है, तो मैं शाम ट्राई करूँगा कि 5 बजे 6 बजे तक हो जाए। 2 घंटे बफर है, और अगर पूरा हो गया तो वो 2 घंटे मेरे पास फिर फ्री है, बिल्कुल फ्री है, मैं एंजॉय कर सकता हूँ उसमें। और नहीं हुआ तो मैं उनमें अपना जो बचा हुआ है उसको कर लेता था। तो सर मैं ऐसे डील करता था। मतलब वही हमें एक सेपरेट टाइम देना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए भी कि अगर हम अपने टारगेट्स मीट नहीं कर पाते तो उसको कैसे ओवरकम करना है। यस, ये बफर वाला फैक्टर मुझे लगता है हर किसी को पहले ही रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम जब टारगेट्स बनाते हैं वो उसमें ओवर एस्टिमेट करते हैं चीज़ों को। हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ लें, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है, या कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को उतनी जल्दी समझ नहीं पाते। सर जैसे एक्चुअल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी, फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी एक्चुअल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स 2025 तक पूरे होने होते हैं, वो भी आगे खींचते हैं, वो भी बफर टाइम लेके चलते हैं अपना। तो रियलिस्टिकली अगर हम कुछ प्लान करें तो बफर टाइम होना उसमें बहुत जरूरी है। कंटीजेंसीज आती हैं डेफिनेटली। तो उन कंटीजेंसीज को हमें ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि जब हम डेविएट कर रहे हैं अपने टारगेट से तो उसको एज अ डीमोटिवेशन लेना है, यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मेरे टारगेट पूरे नहीं हो रहे तो मैं छोड़ देता हूँ तैयारी। सर इससे एक चीज़ ये होती है, जैसे अगर आपने बफर टाइम नहीं रखा है, कंटीजेंसीज को अकाउंट नहीं किया और आपका टारगेट पूरा नहीं होता है, तो फिर आप डिमोटिवेट हो गए कि यार मैंने टारगेट बनाया था पर मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। ये आती है कॉमन क्वेरी, सर मैं जो सोचता हूँ वो तो हो ही नहीं पाता। सही बात, वो नहीं होगा क्योंकि हम ज़्यादा सोच लेते हैं। हम बिल्कुल परफेक्ट मशीन भी नहीं है कि हम 10 घंटे सोचेंगे तो 10 घंटे बैठ ही जाएंगे, कुछ हो जाएगा हम 6 घंटे बैठ पाएंगे, तो फिर वो डिमोटिवेशन ना हो, इसलिए बफर टाइम इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, जैसा आपने बताया कि आपने तैयारी स्टार्ट कर ली थी 3rd ईयर से, तो जब ये प्रिपरेशन करते हैं, हमारी प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारे मोमेंट ऐसे आते हैं जिसमें हम लो फील करते हैं, डाउन फेजेस आते हैं जिसमें डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। उस समय पे अपने आप को कैसे बांधना है और कैसे वापस उठाना है, ये चीज़ आपने कैसे करी? सर सबसे पहली चीज़ जो मैं इसमें कहूँगा कि अगर आपने अपना स्ट्रक्चर्ड वे में करा है तो ऐसे मोमेंट्स बहुत कम आएंगे, पर अगर फिर भी आ रहे हैं, जो कि आते ही हैं डेफिनेटली, तो जो मैं डील करता था कि मैं अपनी मदर से और अपनी सिस्टर से डिस्कस करता था चीज़ें बहुत डिटेल में। जैसे मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आते थे तो मैं बहुत डिटेल में बताता था कि मैंने ये पढ़ा हुआ था फिर भी मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि कहीं तो रेंट करना पड़ता है सर माइंड खाली करने के लिए। तो मैं वो अपनी मदर, सिस्टर और एक मेरी फ्रेंड थी, उन तीनों से ये करता था, जिससे मेरा काफ़ी माइंड क्लियर हो जाता था। और वो ही मुझे बताते भी थे चीज़ें कि कुछ नहीं होता है, एक दिन से पूरा डेली करते रहोगे तो हो जाएंगे करके मोटिवेट वो काफ़ी करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जो करता था अपने लो मोमेंट्स पे, मैं टॉपर्स के इंटरव्यूज़ मैंने बहुत देखे हुए हैं 2019 से लेके 2023 तक ही। मैंने शायद ही कोई ऐसा होगा टॉप 10 में जिसका इंटरव्यू नहीं देखा हुआ है। मैंने सबके इंटरव्यूज़ देखे हुए हैं, इनफैक्ट मुझे काफ़ी मोमेंट्स भी याद होंगे अभी तक, मैंने इतनी बार उनको देखा हुआ है। तो सर मैं ये करता था, उससे भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था कि एक्चुअली में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं 3 महीने में सोचूंगा निकाल लूँगा, लोग 3-3 4-4 साल प्रिपेयर करके निकालते हैं। तो ये सब देख के मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिल जाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट सर मैं मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी काफ़ी सुनता था, जैसे
दिन भर पढ़ा और शाम को 2-3 घंटे मैंने मान लो चिल करना है, मेरा आज बफर टाइम Okay. में कुछ करने को नहीं है, तो उसमें मैं वॉक करते करते कुछ ऐसे गाने वगैरह सुनते रहता था, उससे भी काफ़ी रिचार्ज होता था। तो सर यही इतना कुछ फॉलो करता कि था। मतलब आपका जो पूरा इकोसिस्टम था वो इस तरीके से होना चाहिए कि यस इस टाइम पे भी आपके पास स्ट्रेंथ हो यहाँ से बाहर निकलने के लिए। सर, और एक फैक्टर था कि आपके पास अराउंड डीमोटिवेटिंग लोग नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको पहले ही definitely। बोल रहे हैं कि नहीं होगा, इतने से बहुत नहीं मुश्किल होता होता है, बहुत हाँ, मुश्किल होता कंपटीशन है। बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि सर मेरे अराउंड ऐसा कोई भी नहीं था जिसने मुझे कभी भी ये बोला कि नहीं होगा या तुमसे नहीं होगा या ऐसे नहीं होता है। मेरे बिल्कुल अराउंड जितने बिल्कुल, लोग थे सब ने यही बोला कि तेरा नहीं होगा तो किसका होगा, किसका होगा? यही बोला मुझसे आज तक हर मतलब किसी ने। एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे अभी भी काफ़ी एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें सिविल की एक सीट आती है, यस सर, तो वो जो नेगेटिव एस्पिरेंट होता है वो उसको अटेम्प्ट ही नहीं करता, यस सर, जबकि हम ये बोलते हैं कि यार आपको भी तो एक सीट एक चाहिए ही सीट सिलेक्शन चाहिए। होने के लिए। तो जो नेगेटिव होता है वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं होता है, बट यू हैव टू टारगेट दैट, आप उसको टारगेट करना चाहिए और आप लोगों किसी में की से तो किसी आएगी का सर, वो एक सीट भी है, बिल्कुल किसी को तो मिलेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर सब लोग यही सोच लेंगे कि यार एक सीट या एग्जाम ही नहीं देते फिर तो कोई देगा ही नहीं। हाँ सर, तो ये तो इम्पोर्टेंट ये एक इकोसिस्टम होना चाहिए हमारे चारों तरफ जो आपको पुश करे टू मूव टूवर्ड्स योर टारगेट। यस। अच्छा हर्षित, आप एस्पिरेंट्स को बताना चाहेंगे कि कोई स्पेसिफिक बुक्स हैं जो आपने फॉलो करी हो अपनी इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी के अंदर? सर क्योंकि मैंने थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन, तो मेरी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन थी और जो सेमेस्टर की एग्जाम्स थे वो दोनों पैरेलल चल रहे थे। तो काफ़ी सब्जेक्ट्स में, फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रक्चर एनालिसिस जब पढ़ा था तो मैंने पढ़ा तो वैसे ही था वो ऑनलाइन लेक्चर से, पर उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मुझे सेमेस्टर एग्जाम साथ में था तो मुझे उनको सॉल्व करना पड़ा था सेमेस्टर में पास होने के लिए। तो पैरेलली वो भी इंक्लूड हो जा रही थी चीज़ें। पर अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखें तो मुझे नहीं लगता कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनका रेलेवेंस प्री के लिए या गेट के लिए आता है। पर डेफिनेटली सर मेंस में तो आपको, अगर आप स्टैंडर्ड बुक से कुछ पोर्शंस कवर करके जाएंगे, फॉर एग्जांपल बीएमसी की थ्योरी है, बिल्कुल, और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स में ही अच्छे से दिए हुए हैं, जैसे सॉइल में भी जो एंड का पोर्शन है, जियो टेक्सटाइल आ जाता है, एक्सप्लोरेशन आ जाता है। तो सर ऐसे टॉपिक्स के लिए मैंने सॉइल में पर्टिकुलरली मैंने बीसी पुनिया को वो जो पूरा चैप्टर ही है पूरा वो लास्ट में, बिल्कुल 3-4 चैप्टर हैं इनफैक्ट, वो पूरे चैप्टर्स ही पढ़ लिए थे। ऐसे स्पेसिफिकली आपको सब्जेक्ट में देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें मिस हो रही हैं मेरे अभी की प्रिपरेशन में, जो पीवाईक्यू में आया है या जिसका सिलेबस में मेंशन है। अगर आप ये वाली एनालिसिस करते हैं तो फिर आपको जो सोर्स, एक छोटे से चैप्टर के लिए आप अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ भी लेते हैं तो आपका इतना कुछ टाइम उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है बुक्स में। अगर हम पूरे सिलेबस के लिए बुक्स को फॉलो करें तो एक साल में तो कवर हो ही नहीं हो सकता सर। हाँ, अगर आप स्टैंडर्ड बुक से पूरा पढ़ने लग जाएंगे तो आपको टाइम फिर बहुत ज़्यादा चाहिए, फिर आपका पूरा प्रॉपर बीटेक है वो 4 साल लगेंगे आपको। बिल्कुल, हाँ वही 4 साल लग जाएंगे। और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कवर नहीं होती हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस तो बहुत वाइड है, पता ही नहीं चलेगा सर क्या कवर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अगर आप स्टैंडर्ड बुक से सीधा ही पढ़ने लग जाएंगे तो मतलब स्मार्टली भी हमें प्ले करना होता है, एक बाउंड्री बनानी होती है कि यार इससे बाहर नहीं जाना है। प्रोबेबिलिटी होती है 5-10% आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आते हैं, बट वो सबके लिए कॉमन होते हैं। सर जो मेरा मेथड था इसके लिए वो ये था कि अगर कोई चीज़ मुझे मेरे नोट्स से करके पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहे हैं तभी मैं स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाता था। सिमिलरली मेरा यही पैटर्न प्रीलिम्स के लिए भी था, यही पैटर्न मेरा मेंस के लिए भी था, और गेट में तो शायद ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं जो मेरे नोट से सॉल्व नहीं होता है। गेट तो बहुत कंसाइज भी होता है। गेट बहुत कॉन्साइज है, हाँ सही कह रहे हो। तो मेंस के लिए मैंने पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें फॉलो करी थी, पर बाकी चीज़ों में इतना कुछ मेरा स्टैंडर्ड बुक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ओके, अच्छा हर्षित, मूविंग फॉरवर्ड मैं ये डिस्कस करता हूँ बच्चों के साथ कि यार 3 हमारे बेसिक पिलर्स होते हैं एक प्रिपरेशन के। उसका पहला जो पिलर है वो हमारे नोट्स होते हैं, कि यार जब आप तैयारी कर रहे होते हो नोट्स कैसे फॉलो कर रहे हो आप। इसमें भी काफ़ी सारे परसेप्शंस आते हैं कि यार नोट्स हम खुद बनाएं या जो स्टैंडर्ड नोट्स अवेलेबल हैं उनको यूज़ करें या शॉर्ट नोट्स बनाएं। आपने ये चीज़ कैसे परसीव करी थी? सर नोट्स का अगर मैं कहता हूँ, अगर आपके पास एम्पल टाइम है, आप थर्ड ईयर में स्टार्ट कर रहे हो, आप फाइनल ईयर में स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको नोट्स आइडियली सारे खुद बनाने चाहिए। खुद का लिखा हुआ अच्छे से समझ आता है और खुद के लिखे हुए में आप चीज़ें उस वे में लिखते हो जिस वे में आपको समझ आई हैं, तो आपके लिए रिवाइज करने के लिए भी ईजी रहता है। अगर आप पे टाइम कम है तो आप डेफिनेटली किसी के नोट्स यूज़ कर सकते हो, पर गिवन कंडीशन ये है कि आप जिससे वो पढ़ रहा है उसी से आप भी पढ़ रहे हो। सोर्स सेम होना चाहिए। सोर्स सेम होना चाहिए उन नोट्स का। अगर उसने किसी टीचर से पढ़ा है और आपने भी उसी से पढ़ा है तो आपको नोट्स समझ आ जाएंगे। पर आप रैंडमली किसी के नोट्स उठा लोगे जिसने किसी भी टीचर से पढ़ा हुआ है और आप किसी और से पढ़ रहे हो, तो आपको वो नोट्स शायद उतने रिलेट भी नहीं कर पाओगे और समझ भी नहीं होगा, मिसमैच भी होगा। तो सर नोट्स के लिए ये मेरा कहना होगा कि आइडियली आपने खुद बनाने चाहिए जितने नोट्स बना सको। मैंने मैक्सिमम नोट्स खुद बनाए थे,
कुछ पोर्शंस के मैंने नहीं बनाए थे, जैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के मैंने नहीं बनाए थे, जो बहुत माइनर टॉपिक्स हैं, जो 3-4 पेज 5 पेज में पूरे टॉपिक्स ही आ जाते हैं, बिल्कुल, उनके लिए मैंने पर्सनली नोट्स नहीं बनाए थे। पर जो और वो बल्कि स्टैंडर्ड भी होते हैं। हाँ, वो स्टैंडर्ड भी होते हैं, पर जो बल्कि टॉपिक्स हैं जैसे सॉइल है, एनवायरो है, स्ट्रक्चर बिल्कुल, एनालिसिस है, बिल्कुल। उन सब के नोट्स मैंने सारे खुद बनाए हुए थे। और सर शॉर्ट नोट्स का जो वो था, जब मैं गेट लिखने वाला था अपना फाइनल ईयर का अटेम्प्ट, उससे 4-5 महीने पहले मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये अगर मैं प्रॉपर पूरे नोट्स पढ़ते रहूँगा बहुत बार तो मेरा रिवीजन नहीं होगा अच्छे से। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक बार 1 मंथ में बैठा था स्टार्टिंग में 1 तारीख को, और मैंने 30 तारीख तक पूरा रिवाइज़ कर लिया था सिविल अपना। ओके, और उसके पैरेलली मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो मेरे शॉर्ट नोट्स वो उस समय बन गए थे, जो सेम शॉर्ट नोट्स मैं आज तक यूज़ करता हूँ। अच्छा, उसी समय मतलब बन साथ गए में ही कर लिया था आपने थे, उसे। साथ में कर लिया था सर। एक तो क्योंकि उस समय पता भी नहीं था कि ये गेट में रिलेवेंट है या ईएस में रिलेवेंट ओके, है। तो शॉर्ट नोट्स में सब कुछ है, मतलब मेरा गेट रिलेवेंट भी चीज़ें हैं, ईएस रिलेवेंट भी चीज़ें हैं, डिज़ाइंस भी हैं, हर चीज़ है उसमें। तो वो शॉर्ट बिल्कुल। नोट्स मेरे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बन गए थे, जो मैं अभी भी ओके। यूज़ करता हूँ उनको। तो शायद शॉर्ट नोट्स का ये था, और मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके रिविजन्स आप प्रॉपर नोट्स से नहीं कर पा रहे हो तो शॉर्ट नोट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम सेव होता है इससे टाइम बहुत। सेव होता है, और सर एक बैक ऑफ द माइंड रिलीफ भी रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 700 पेजेस रिवाइज करने हैं 2 घंटे में, बिल्कुल, वो प्रेशर कंपेयर्ड विद रहता है। मैंने 50 पेज रिवाइज करने हैं, तो 50 पेज देख के ही ईजी लगेगा सबसे पहले। बिल्कुल। तो आप उसको अप्रोच भी करोगे और शायद अटेम्प्ट भी तभी लोगे अच्छे से उसको, कि मुझे 50 पेजेस ही रिवाइज करने हैं, 2 आवर्स हैं तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 1 मिनट में इतना रिवाइज करना है, वो बिल्कुल, मैनेज हो जाता है। तो शॉर्ट नोट्स का सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है, डेफिनेटली, मतलब उससे मोटिवेशन बनी रहती है यार, मोटिवेशन बनी आराम रहती से हो जाएगा ये तो। है। जैसे मेरे मेन नोट्स जो हैं सॉइल के, वो अराउंड 700-800 पेज के होंगे, और मेरी जो शॉर्ट नोट्स हैं पूरी सिविल के, वो शायद 500-600 पेजेस के होंगे। ओके, तो इससे आप गेज कर सकते हैं कि कितना रिलीफ मिलता है उससे। डेफिनेटली, डेफिनेटली। अच्छा यार, अपना सिविल का सिलेबस इतना ज़्यादा है, 14-15 सब्जेक्ट हैं, फिर जीएस भी आ जाता है, हर सब्जेक्ट में डेप्थ इतनी ज़्यादा है, चैप्टर्स इतने होते हैं, तो एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है सारे एस्पिरेंट्स को यार, कि मैं एक टॉपिक पढ़ता हूँ, पीछे वाला भूल जाता हूँ, रिटेन नहीं कर पाता। ये रिटेंशन कैसे करके रखें? मतलब 1 साल 1.5 साल का टाइम है, सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं, सबको रिटेन करना है, और इक्वली आते हैं सारे टॉपिक्स, छोड़ भी नहीं सकते। आपने ये प्रॉब्लम कैसे हैंडल करी? सर रिटेंशन के लिए सबसे पहले मुझे लगता है एक बार तो आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखने हैं, उसके बाद आपने कंटिन्यूस रिवीजन करना है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं 1 महीने कोई सब्जेक्ट पढ़ूंगा उसके बाद मैं रिवीजन करूंगा। आपको बिल्कुल। डेली टाइम निकालना है अपना, जो कहते हैं सर, आप भी कहते हो कि 20% ऑफ टाइम अपना दिन का बिल्कुल, अपने बिल्कुल। रिवीजन को देना है। तो अगर आप 20% ऑफ टाइम रिवीजन को देते हैं और आप कंटिन्यूस रिवीजन रखते हैं, तो 1-1.5 साल में वो आ जाता है, ब्लड में आ जाता है, बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल माइंड में बैठ जाती है। तो रिवीजन का सर यही तरीका है कि आपको कंटिन्यूस रिवीजन करना है, तो डेली करना है रिवीजन? डेली रिवीजन करना है, और बिना कोई ब्रेक लिए करना है। अगर आप बीच में मान लो 1 महीने का ब्रेक ले लेते हो रिवीजन में, तो आपको फिर से वो 0 से स्टार्ट करना पड़ सकता है। बिल्कुल। अगर आपने कोई लंबा ब्रेक ले लिया है, छोटे ब्रेक्स चलते हैं, फॉर एग्जांपल 1 हफ्ते आपको कहीं इवेंट अटेंड करना पड़ गया तो आपने नहीं रिवाइज किया, उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप लंबे ब्रेक्स ले लेते हैं तो चांसेस है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें भी फिर से याद करनी पड़े। ओके, तो इससे अच्छा है कि आप अगर कंटिन्यूस डेली रिवीजन करते रहेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। और वो सबसे अच्छी बात ये है कि रिवीजन का टाइम कम होते जाता है ओवर टाइम। फर्स्ट टाइम में आपको सॉइल रिवाइज करने में मे बी 2 हफ्ते लग जाएँ, 15 दिन लग जाएँ, पर आप करते रहेंगे तो लास्ट में आते आते 2-3 घंटे में रिवाइज होने लग जाएगा। तो ओके। रिवीजन का टाइम कम होते रहता है, और इससे ये लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि टाइम कम होते रहेगा। उनको लगेगा उनको लगता है सेम टाइम ही लगेगा। 15 दिन लग रहे हैं और मैं 4 बार करूँगा तो 60 दिन लग जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। होता। तो 4 दिन आपको 4 बार करोगे तो 25 दिन में हो जाएगा, और 15 दिन वो पे एक ही बार में लगे होंगे। अगले बार के 3 रिवीजन वो 10 दिन में हो जाएंगे। तो बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रियलाइज़ कर लेनी चाहिए कि रिवीजन का टाइम कम होते जाता है जैसे जैसे आप रिवीजन बढ़ाते क्योंकि हैं। काफ़ी लोग तो बीच में ये छोड़ देते हैं यार, कि इतना सारा कैसे रिवाइज हाँ, इतना सारा कैसे रिवाइज। बिल्कुल, आपके जो पहले 2 रिवीजन्स होंगे उनमें आपको टाइम लग सकता है। है। उसके बाद तो बस आप पेज पलट रहे होते हो, आपको चीज़ें याद हो गई होती हैं, बस आप बिल्कुल। कोई सिग्निफिकेंट फॉर्मूला है जो आप भूल रहे होते हो। जैसे सॉइल में एक फॉर्मूला होता है कंप्रेशन इंडेक्स का, जो मैं काफ़ी भूलता था, अब नहीं भूलता हूँ क्योंकि मैं रिवाइज बहुत करता हूँ उसको। तो ये चीज़ें आपको उस समय पता भी चल जाती हैं कि ये स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो मैं भूलता रहता हूँ। फिर आप सीधे पेज पलट के उस फॉर्मूले पे जाते हो और सिर्फ उसी को पढ़ लेते हो, बाकी सब आपके माइंड में ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो सर यही तरीका है मेरे हिसाब से रिवीजन का, कि आपको कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहना। ओके, अच्छा, फिर आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे गेज करते थे? मतलब ये हमारा तीसरा मेन एस्पेक्ट होता है प्रिपरेशन का यार, कि मैंने तैयारी बहुत कर ली, रिवीजन कर ली, नोट्स बना लिया, अब मुझे ये भी तो चेक करना होता है कि यार मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। और यहाँ रोल आता है हमारे टेस्ट सीरीज़ का, जो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एक एग्जाम क्रैक करने के अंदर, क्योंकि यहीं से ही सब कुछ डिसाइड होने लग जाता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्या गलतियाँ कर रहे हो, कैसे इसको इम्प्रूव करोगे। आपके हिसाब से टेस्ट सीरीज़ का क्या रोल था आपकी इस जर्नी के अंदर?
सर टेस्ट सीरीज़ का तो शायद बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, स्पेशली गेट के लिए तो सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं करते हैं तो तब तक यही लग रहा होता है कि हाँ मुझे आता है, हाँ मुझे आता है, पर जब आप बिल्कुल टेस्ट लिखते हैं और जब आप स्कोर नहीं कर पाते हैं तब रियलाइज़ होता है कि यार कहीं तो प्रॉब्लम है जो मुझे बिल्कुल। इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और सर टेस्ट सीरीज़ का मैंने फाइनल ईयर के अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज़ को कम इंपॉर्टेंस देने की वजह से मेरी रैंक भी पीछे रह गई थी। ओके। मैंने पढ़ा ऑलमोस्ट सब कुछ हुआ था अपने प्रिपरेशन में, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में मैंने कॉन्सेप्चुअली सब कुछ सीख लिया था, बस मैंने प्रैक्टिस जो टेस्ट सीरीज़ में करनी चाहिए थी मुझे वो नहीं उतने कर पाए अच्छे से थे। नहीं करी थी। तो ये मैंने अपने जब मैं अभी फाइनल ईयर के बाद प्रिपेयर कर रहा था ड्रॉप ईयर में, उस समय रियलाइज़ किया मैंने, और गेट की टेस्ट सीरीज़ की इंटेंसिटी शायद मैंने 3x 4x कर दी थी अपने पिछले बार ओके। से। तो उसमें मैंने टेस्ट सीरीज़ में इंपॉर्टेंस बढ़ाई थी। और सर प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो टेस्ट सीरीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रीलिम्स में काफ़ी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको नहीं आती हैं, जो बिल्कुल। आपने पढ़ी ही नहीं होती हैं, वहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन से ही उनको बनाना पड़ता है। और जीएस के पेपर में तो सर मैं सोचता हूँ जैसे मेरे 97 मार्क्स आए हैं, उसमें से मैं मानता हूँ कि 60 मार्क्स तो मैं ला सकता था बिना टेस्ट सीरीज़ के, बाकी 37 मार्क्स मैंने टेस्ट सीरीज़ अच्छे से करी और उसमें ओके। ऑप्शन एलिमिनेशन सीखा, गेस वर्क सीखा, इस सब से आए हैं बाकी 37 मार्क्स। तो सर प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप टेस्ट सीरीज से पेपर अटेम्प्ट करना सीखते हैं बहुत अच्छे सीखते से। हैं, मतलब एक टेम्परामेंट डेवलप होता है पेपर को कैसे देना चाहिए, क्योंकि सवाल करना सिर्फ इसी बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि आपको कितनी नॉलेज है। यस सर। उसके अलावा भी बहुत सारी एंग्जाइटी होती है, उसको कंट्रोल करना, डर लगता है, प्रेशर होता है, तो टाइम ये सारी मैनेजमेंट। चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट होता है, कौन सा सवाल छोड़ना है, यस सर, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यार ये सवाल नहीं करना। जैसे सर मैं काफ़ी ये लोगों को बताता हूँ कि गेट में जो क्रैशिंग का क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल छोड़ने के लिए आता छोड़ने है। के लिए आता है। क्योंकि अगर आप 15 मिनट 16 मिनट्स उस क्वेश्चन को दे देंगे तो आप उससे अच्छा कोई और क्वेश्चन कर लो। बिल्कुल, और ये 4 हम तभी क्वेश्चन कर सीखेंगे लोगे जब टेस्ट सीरीज दे रखी जब हम है। टेस्ट सीरीज देंगे। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं सर क्रैशिंग क्या क्या करना है गेट में, मैं उनसे यही बोलता हूँ कि वो छोड़ने के लिए ही छोड़ने आता है क्वेश्चन। अनलेस आपने पूरा 64 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं तब आपको उस क्वेश्चन पे जाना है। बिल्कुल और बिल्कुल ये सब आपको टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आता है और कौन सा क्वेश्चन Definitely. छोड़ने के लिए आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मेंस में भी मैं कहूँगा टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है कि बहुत सारी थ्योरी ऐसी होती है जो आपको पता ही नहीं होता है कि आपने नहीं कवर करी है। जब टेस्ट में क्वेश्चन आता है तब आपको पता चलता है अच्छा ये भी सिलेबस में ये भी है। ये भी कवर करना है। तो मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस में सर जैसे आपने डिज़ाइंस वगैरह प्रैक्टिस किए पर आप एक्चुअली उनको गिवन टाइम फ्रेम में कर पा रहे हो या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फुटिंग डिज़ाइन करता हूँ और मैं बिल्कुल उसमें 20 मिनट्स लगा देता हूँ तो उसका कोई सेंस नहीं है करने का। बिल्कुल और वो तभी पता चलेगा जब मैं टेस्ट सीरीज में उसको करूंगा और मैं गलत सॉल्व करूंगा। जब मैं एक बार 20 मिनट्स लगाऊंगा उसमें लगाओगे। फिर रियलाइज़ करूंगा कि यार मैं अगर 20 मिनट्स नहीं लगाता तो मे बी मैं कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता। बिल्कुल तो जब आप इस प्रोसेस के थ्रू जाते हो और आप गलतियां करते हो टेस्ट सीरीज में तब आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि किस चीज़ को अटेम्प्ट लेना है, किस चीज़ को कितना टाइम देना है। तो ये सब और आप किस चीज़ को छोड़ना है। किस चीज़ को छोड़ना है छोड़ना है। डेफिनेटली सर। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ तो सारा गेम ये भी आता है ना, कौन सा सवाल आप पिक कर रहे हो, ऑप्शंस होते हैं। मेंस में क्वेश्चन पिकिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। डेफिनेटली। सो हर्षित, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई आपने जो अगर एस्पिरेंट उसको फॉलो करेंगे, इंक्लूड करेंगे अपनी प्रिपरेशन में, तो डेफिनेटली वो भी आपकी तरह रैंक ला सकते हैं। तो अभी तक तो हमारी जो डिस्कशन हो रही थी वो हार्डकोर टेक्निकल बातें कर रहे थे हम कि यार किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करें, क्लियर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सेशन की तरफ। ये जो हमारा दूसरा राउंड है, इट इज़ अ फन राउंड, रैपिड फायर राउंड है, इन विच आई विल बी आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन सुनने के बाद जो भी आपके माइंड में पहली बार क्लिक करता है आप वो बताइएगा। हर्षित, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव रेड और सीन दिस ईयर? सबसे इंटरेस्टिंग चीज को देखी हो, पढ़ी हो। सर दिस ईयर पर्टिकुलरली मैंने सर 12th फेल मूवी देखी थी जो मुझे बहुत इंस्पायर करी थी। वो भी मैंने प्रिपरेशन डेज में देखी थी। तो सर, तो ये मेरे रिलेट mind भी में किया आता है। होगा उससे। हाँ तो सर बिल्कुल, उसको देख के तो लग रहा था ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम कैसे बैठे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सवाल भी इसी पे है, व्हाट मूवी हैज एवरीवन एल्स सीन बट यू हैवंट सीन? बाकी सबने देख ली पर आपने मिस कर दी। सर अभी आज ही सर पुष्पा 2 रिलीज हुई है जो मेरे फ्रेंड्स देखने जा रहे हैं, जो Okay. मैं आज नहीं जा पाऊंगा। तो सर हाँ, ये मूवी मैं कहूँगा आज सब देखने वाले हैं पर मैं नहीं देखने वाला हूँ। ओके, व्हाट इज समथिंग मोस्ट पीपल डू इजीली बट यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट? सर चीज़ें भूल जाना मुझे लगता है मैं थोड़ा हार्ड ले लेता हूँ खुद पे। जैसे अगर मेरे Okay. मार्क्स नहीं आए तो मेरे माइंड में बहुत टाइम तक रहता है कि मेरे मार्क्स नहीं आए थे, पर मैंने देखा है लोग बहुत ईजिली लेट गो कर देते हैं। लेट गो कर देते हैं, जो एक चीज़ मुझे सीखनी भी चाहिए लोगों से। बिल्कुल। अच्छा, इफ यू हैड टू वर्क बट यू डिडंट नीड द मनी, व्हाट वर्क इट वुड बी? मतलब आपको कोई काम करना है पर पैसे नहीं मिलेंगे उसके, आपको कौन सा काम करोगे? ट्रैवलिंग सर, ट्रैवलिंग। बिल्कुल सर, ट्रैवलिंग। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वुड यू लीव योर होम टाउन फॉर योर जॉब? यस सर।
छोड़ना ही पड़ेगा छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब मजबूरी है कि मतलब सर मजबूरी है काइंड ऑफ, अगर मुझे Okay. सेम जॉब मेरे होम टाउन में मिल जाएगी तो तो you are more डेफिनेटली than होम टाउन में ही रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, is there any app you hate but you use it? सर इंस्टाग्राम सर एडिक्शन खतरनाक। Okay, okay. अच्छा, when things break, do you prefer to fix them or replace them? सर ट्राई तो करता हूँ फिक्स हो जाए, पर यूजुअली रिप्लेस ही करनी पड़ती है। Okay, okay. What are you most looking forward to in next 20 years? अगले 20 साल कहाँ देखते हो अपने आप को? सर मोस्ट प्रोबेबली समवेयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट हायर पोस्ट, Air Force. मे बी अच्छा, इन ये एडमिनिस्ट्रेशन। डिपार्टमेंट कौन सा लिया आपने? सर इस बार वो सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस Roads. रोड्स, Okay, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। okay. What is that one food that you would never give up? मतलब ये तो सर इसके बिना तो ऐसा काम चलेगा ही नहीं। ऐसा तो सर कुछ नहीं है, मतलब मेरा फूड के मामले में तो बहुत फ्लेक्सिबल है। Flexibility है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कहीं भी सर्वाइव कर लोगे। कहीं भी सर्वाइव कर लूंगा सर डेफिनेटली। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल दिया आपने हर्षित। सो अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस ग्रेट अचीवमेंट। अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर यू। सर नाउ हर्षित, एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से बाकी एस्पिरेंट्स के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की, विच विल कीप देम मोटिवेटेड एंड विल गाइड देम टू दिस पाथ ऑफ सक्सेस। तो जो आप गो थ्रू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको लो फील हो रहा है या आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे हैं या आपको कोई भी डिमोटिवेशन हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज़ करो कि सबके साथ सेम ही हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो पहले दिन बैठा और बिल्कुल उसको पता था कि मेरी रैंक आने वाली है। हर कोई ओवर द टाइम ही फिगर आउट करता है, तो आप सबकी जर्नी सेम ही है। बस जो गिव अप नहीं कर रहे और जो डेडिकेटेडली लगे हुए रहे हैं उनकी रैंक आ जा रही है। तो बेसिकली फंडा यही है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनी हुई है जो कोई भी आपको बता देगा। कौन नोट्स करने हैं, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, टेस्ट सीरीज लगानी है, रिवीजन करना है, उसको आप डेडिकेटेडली फॉलो कर लोगे तो आपकी रैंक आ जाएगी। कोई इसमें ये नहीं है कि आपका बैकग्राउंड मैटर करता है या आप कहाँ से वो मैटर करता है, ये कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप लगे रहोगे और डेडिकेटेडली करते रहोगे तो रैंक आ जाएगी। मेरी भी आई है, आपकी भी आ जाएगी। इट वॉज अ वंडरफुल सेशन हर्षित। एक और हमारे यहाँ पे प्रथा है कि यू कैन टैग अ टॉपर। अगर आप चाहते हो कि इस प्लेटफॉर्म पे आके आपके जैसा कोई और टॉपर बाकी एस्पिरेंट्स को इंस्पायर कर सकता है, यू कैन डेफिनेटली टैग हिम एंड आवर टीम विल रीच आउट टू हिम और हर, और वील विश कि उनसे भी हमारे जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं कुछ सीख पाए। सर मेरा फ्रेंड है अमर चौधरी, जो अभी करंटली IOCL में, उसकी गेट में 4th रैंक है। ओके उसने सर काइंड ऑफ 6-7 मंथ्स में ही प्रिपरेशन करी हुई है। ओके, तो 6 महीने में ही प्रिपरेशन करके 4th रैंक। जैसे मैंने तो सर 3rd ईयर से करी है, मैं बोलता हूँ, ओके पर उनकी काइंड ऑफ बहुत शॉर्ट स्पैन में प्रिपरेशन है। तो डेफिनेटली वो लोगों को सिखा सकते हैं कि इसको आपको शॉर्ट टाइम में कैसे मैनेज करना है। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं कहूँगा एक अमर चौधरी को आपको बुलाना चाहिए। डेफिनेटली अमर, वील लव टू हैव यू ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, ताकि आप भी बता पाओ बाकी एस्पिरेंट्स को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो वंस अगेन हर्षित, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। Thank you.